Okay, now let us see gravitational force. So yesterday we are already talked about there is a force which rotate the sun around the earth. ठीक है, एक ऐसी फोर्स है जो सन को अर्थ के चारों तरफ घुमा रही है, या फिर मैं कहूँ कि अर्थ को सन के चारों तरफ घुमा रही है। ठीक है, अभी हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि सन जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। तो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये केवल समझने के लिए। ठीक है, समझना है हमें कि मान लो ये अर्थ है या फिर ये सन है और इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे समझना है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो उसके पीछे एक फोर्स होती है, उसके पीछे एक रीजन होता है, उस फोर्स का नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स विच अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ सर्कल में मूव कर रही है उसके पीछे क्या रीजन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स के बनने के पीछे एक वजह और है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बन रही है। तो यस्टरडे हमने देखा था कि अगर एक स्टोन है और हमने उसको एक थ्रेड में बांध दिया है और ऐसे घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रही है उसके पीछे मेन रीजन था अ फोर्स, उसका नाम था टेंशन। ठीक है, जो उसको क्या कर रही थी, पुल कर रही थी। अच्छा, वो तो हो गया स्टोन वाला केस। ये दूसरा वाला केस है, तो यहाँ पर तो कोई थ्रेड नहीं है, यहाँ कोई धागा बंधा हुआ है नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे करके रोटेट कर रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है भाई, यहाँ पर जो प्लैनेट हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें कि जो प्लैनेट होता है वो सारे के सारे सन के क्या कर रहे हैं, अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन वो क्यों, वहाँ तो कोई धागा नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक फोर्स डेवलप होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्यों डेवलप हो रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ रही है, इसका पता कैसे लगेगा, तो साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारा अध्ययन किया, स्टडीज़ की, और बाद में जाकर के ये पता चला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके पीछे वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे जो मेन कारण है वो है मास। ठीक है, मास, मास को हम पढ़ चुके हैं। मास मतलब दिस इज प्रेजेंट इन द मैटर। ठीक है, मैटर के पास क्या होता है, दो चीज़, एक तो होता है स्पेस, स्पेस को ही हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है मास। सपोज दिस इज अ चौक, इसका कोई वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसके पास मास है, यस इसके पास मास है। दिस इज अनदर चौक, इसके पास भी क्या है, मास है। तो क्या सर इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जी यस। तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्या ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, देखो ये खींच भी रहे होंगे तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्मॉल बॉडी। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट किया था कैवेंडिश, देयर इज अ फेमस साइंटिस्ट, हिज नेम इज कैवेंडिश। कैवेंडिश परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लैब। उसको कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, ही टुक टू बॉडीज, दिस इज अ वन बॉडी, ये एक हैवी बॉडी है, एंड दैट इज अनदर बॉडी, ये थोड़ी स्मॉल बॉडी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक प्रैक्टिकल लैब में लेके गए और यहाँ पर एक भारी गोला सा हमने लिया, मान लो आयरन की बॉल है कोई बहुत बड़ी, ठीक है, और ये एक छोटी वाली बॉल है, ये भी आयरन की है। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों का मास अलग अलग है। सपोज इसका मास मैं m1 ले लेता हूँ और इसका मास जो है मैंने m2 ले लिया, तो ये साफ साफ पता है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 जो है m2 से बड़ा है। तो जब ये परफॉर्म किया तो देखा गया कि ये जो छोटी वाली बॉल है वो कुछ इस तरीके से बहुत ही स्लाइटली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, इस चेंज इट पोजिशन फ्रॉम दैट टू दैट पॉइंट। लेकिन जब वो हम कर रहे थे तो हमें नेक्ड आइज से ऑब्जर्व नहीं हुई, क्यों, क्योंकि दिस इज अ वेरी रिलेटिव मोशन, बहुत छोटा सा मोशन हुआ है। तो सर कैसे ऑब्जर्व किया, वी आर सीइंग दिस थिंग्स बाई द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमने इसको माइक्रोस्कोप से देखा। अब ये माइक्रोस्कोप से देखा सर, उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। देखो बेटा, इसको आपने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से इस पर लाइट डाली, आपने पढ़ा है कि लाइट का एक रूल होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट करके आएगी। तो ये वाली लाइट यहाँ गई और यहाँ रिफ्लेक्ट करके आ गई। ठीक है, तो फिर हमने दोबारा क्या किया, ये हैवी बॉडी को पास में ले आए और दोबारा देखा, फिर देखा कि जो लाइट जा रही थी यहाँ से
उसका जो रिफ्लेक्शन है ना वो थोड़ा सा यहाँ आया। ये कब पॉसिबल है? जब इसने अपनी पोजीशन चेंज की होगी, तभी तो लाइट में क्या आया होगा, रिफ्लेक्शन आया होगा ना, कि जो लाइट यहाँ से जा रही थी वो पहले यहाँ आ रही थी, अब यहाँ आ रही है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेजर कर ली साइंटिस्ट ने। एक्सपेरिमेंट जो है बहुत छोटे लेवल पे किया गया है, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि अर्थ और सन की जब हम बात करते हैं तो दे आर वेरी हैवीनली बॉडीज़, ये बहुत बड़े बॉडीज़ हैं। और ये बॉल हम ले रहे हैं 10 किलो 15 किलो, दिस इज़ अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल एज कम्पेयर टू सन और अर्थ। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमने इस प्रैक्टिकल को फॉलो किया, लाइट वाले को। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पर जो लाइट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इससे हमने ऑब्जर्व किया, नाउ दिस बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, अगर हम दो मास लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनका मास जो है, ठीक है, अगर किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो ज़्यादा वाला क्या करेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ। अगर इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल फोर्स लगाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा मास इसका था, कम इसका, इसने इसको खींचा, ठीक है। अगर ये चौक है और नीचे है अर्थ, ज़मीन, तो क्या सर ये अर्थ और ये चौक आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं? यस, देखना अभी खींच गया। पूछो क्यों? यहाँ देखो, छोटा वाला पार्टिकल बड़े वाले की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। इसको मान लीजिए ये अर्थ थी और चौक है वो छोटा पार्टिकल, तो किसने किसको खींच लिया? अर्थ ने छोटे पार्टिकल को खींच लिया। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, इस फोर्स का नाम रखा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स एक दूसरे को खींच रही है, ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सन है, इसको इधर खींचा जा रहा है सेंटर की तरफ। एक फोर्स डेवलप हो रही है, उसका नाम हमने क्या रखा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये अब यहाँ जाना चाहता है, देखो ये इधर जाना चाहता है, लेकिन इसको इधर खींच लिया गया, इधर लाने के लिए यहाँ ले आया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता था, लेकिन यहाँ से इसको खींच के फिर यहाँ ले आए। इस तरीके से हमने देखा कि एक पाथ सा बनता जाएगा सर्कुलर मोशन का, वो हम देख चुके थे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये वाली बात क्लियर हुई कि मैटर के पास दो चीज़ होती हैं, मास, और मास की वजह से हमने देखा कि एक फोर्स जनरेट होती है, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, ओके। सो नाउ वी आर सीइंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। अब इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया और इस लॉ का नाम रखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सर, ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है जो भी चीज़ पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड हो। अगर हमने एक बार प्रैक्टिकल कर लिया तो ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल मैंने यहाँ किया और लैब में यहीं तक वैलिड है, पता चला आप जा कर के आप अपने घर पे कर रहे हो, प्रैक्टिकल फेल हो गया, तो वो क्या प्रैक्टिकल माना जाएगा? नहीं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब है इफ देयर इज अ साइंटिस्ट हु परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन एनी कंट्री, चाहे वो अमेरिका में परफॉर्म कर रहा हो, अब उसने लॉ बनाया है तो वो इंडिया में वैलिड होगा, अफ्रीका में वैलिड होगा, और कहीं भी वैलिड हो सकता है, तभी तो वो लॉ कहलाएगा। नियम का मतलब क्या है कि नियम वो है जो सभी जगह वैलिड हो। तो इसने एक नियम बनाया और इसका नाम रखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इफ देयर इज टू बॉडीज, सपोज there is a one body and that is another body. This is one body having mass m1 and this is having mass m2, and these bodies are separated apart by a distance r. Okay, दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, डिस्टेंस बीच में क्या है? r है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फर्स्ट वी विल सी, फर्स्ट पॉइंट, the force of attraction is directly proportional to the product of their masses. What do you mean by this? इस बात का मतलब क्या है? ऐसे लॉ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, फोर्स का लॉ पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगर दो बॉडी हैं m1 m2, तो बोल रहा है कि फोर्स, जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस,
यानी कि m1 और m2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या है? द फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance between them। इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज गिवन बाय द न्यूटन। अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दो बॉडी हैं, उन दोनों का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ये उनके बीच की दूरी है, उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? जो इन दोनों के मास हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इससे हम एक लॉ जनरेट करेंगे, ठीक है। सो ये सबने लिख लिया। So there will be a two equation where F is directly proportional to m1 into m2 product और F is inversely proportional to square of distance between them। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें बनाना है लॉ जो न्यूटन ने फ्रेम किया है, उसको जरा देखते हैं, ठीक है। सो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट and second, so this will become F is directly proportional to m1 into m2 and r square inversely proportional to r square। दोनों को कंबाइंड करेंगे, ये रिजल्ट मिलेगा। भाई साहब एक ही रिजल्ट है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभी भी इसके, और ये क्या है अभी भी, दोनों को कंबाइंड कर दिया हमने। लेकिन प्रॉब्लम आ गई सर, अब तक तो ठीक है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लेते थे? कांस्टेंट। हर बार कांस्टेंट लिया जाएगा क्या? फिर से के कांस्टेंट लेना पड़ेगा? नो नो नो। क्यों सर, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो बेटा, इसको डिसाइड करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि कांस्टेंट्स डिसाइड कैसे होते हैं। ये जो वैल्यू है और एक इधर वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको इक्वलिटी का साइन लाना है अगर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के है, ठीक है। तो मैं मास से थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है, कि जो मास है ये है m1 और ये है m2। इफ़ आई एम टेकिंग दिस 10, ठीक है, मैंने इसको 10 लिया है, तो अगर मैंने इसको 5 लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों के प्रोडक्ट को 5 लिया है मैंने, दिस इज 5। तो मैं यहाँ किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 20 लिया है और यहाँ मैंने इन दोनों को 10 लिया है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको 40 लिया है और इसको 20 लिया है, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि एक कांस्टेंट चला आ रहा है साथ ही साथ। वो कांस्टेंट यहाँ पे भी कितना है? 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ से देखो 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कांस्टेंट जो लिए जाते हैं ना, वो इन दोनों के उसको देख के लिए जाते हैं, रेशियोज़ को। अरे आप रेशियो निकालते हो, ज़रा ध्यान से देखो भैया, ये 10/5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2 ही तो आएगा। जरा इसका निकालना सर रेशियो, 20/10 करना तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये 20 या 40/20 करेंगे तो कितना आएगा? 2। ये रेशियो ही तो है, फिक्स रेशियो। तो कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स रेशियो होता है इन दोनों क्वांटिटीज़ का, फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स रेशियो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे हम क्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ली गई है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो न्यूटन ने क्या किया, इसको रिप्लेस किया कैपिटल जी से। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वेयर, ठीक है। व्हाट इज दिस कैपिटल जी? कैपिटल जी को यहाँ पे किससे नोट करेंगे हम? सो कैपिटल जी इक्वल टू आप लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Why this is called universal gravitational constant? Because this value is universally constant. If I am applying this formula on the earth, this value will remain same. If I am applying this formula on the moon, this value also remains same. Throughout the universe की वैल्यू क्या रहेगी जी की? सेम रहेगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? यूनिवर्सल। ग्रेविटेशन क्यों रखा गया? किसका लॉ दे रहे हैं हम? ग्रेविटी का लॉ दे रहे हैं। कांस्टेंट क्यों रखा गया? फिक्स रेशियो लिया है हमने यहाँ पे। इसके सिंबल को हमने कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर दिया। सो कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, so we see capital G is a gravitational constant. Now it is a time to find the value of this capital G. इस capital G की value क्या होगी? How can I find this? ठीक है। So there is a process. If I applying this formula again, F is equal to Z m1 m2 upon r square. Okay. So by this formula we can calculate this value. How? Listen. This is multiplied by this f into r square. Now this is equal to z m1 m2. अब क्या करेंगे? इस m1 m2 को जरा इसके नीचे ले आओ, ठीक है। So this will become f into r square upon m1 m2 is equal to g. यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू आएगी? So this value, if I am taking F is equal to 1 Newton, ठीक है, mass is equal to 1 kg, m2 is equal to also 1 kg, distance, listen, distance is not 1 kg, distance will depend कि आपने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ली है, ठीक है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू कितनी आई? दिस इज अ साइंटिफिक वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन द लैब एंड दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है? ये इसकी यूनिट है। यूनिट कैसे आ गई? ध्यान से सुनिए, ये जो फॉर्मूला है ना, फिजिक्स में फॉर्मूला जो होता है वो न्यूमेरिकल की जान है। अगर आप उसको समझ गए तो सारा किस्सा खत्म। कैसे? एफ का मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर का मतलब है डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होती है बेटा? मीटर। और आर पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या है? अपॉन, मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड आ गया वहाँ पे। मास की क्या होती है? केजी, और ये भी केजी। केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, बन गई आपकी यूनिट, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? So this is very easy. What do you mean by gravitational force? The force of attraction. The force of attraction between two bodies. Between two bodies having mass
between two bodies having mass is called gravitational force. For example, suppose this is a body and this is another body, and this is having mass m1 and this is mass m2. So there is a force of attraction between two bodies. This force is called gravitational force. This law is applied to anywhere. दो बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना, m1 m2. अगर मैंने माना कि चलो मैंने सर m1 को अर्थ मान लेता हूँ, दिस इज अर्थ, ठीक है सर, ठीक है. व्हाट इज m2? एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कुछ भी ले लो, जैसे चौक पार्टिकल भी क्या है, ठीक है ना, इसका भी तो मास है कुछ, ठीक है, ठीक है. मैंने लिया सर मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, तो इसका भी तो कुछ मास है. इन दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है. अभी हमने देखा था, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा. बट देयर इज अनदर वर्ड, एक स्पेशल वर्ड आता है ग्रेविटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी? ये ग्रेविटी क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटी. व्हाट इज ग्रेविटी? Gravity means basically we are talking about the force of attraction between earth and other particle. The force of attraction, between earth and other body is called gravity. So this is a minute difference. ये बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेविटेशन का मतलब दो बॉडी होनी चाहिए, कोई भी दो बॉडी हो. अगर ये दो चौक पार्टिकल है ना, इन दोनों में जो फोर्स है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. अगर यहाँ पे मून है, उधर सन है, दोनों के बीच में कौन सी फोर्स आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन ये जो अर्थ का नाम जो ग्रेविटी आती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अदर बॉडी, अगर मैंने अर्थ को शामिल कर लिया है और किसी दूसरी बॉडी को शामिल कर लिया है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हमने इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है, बिकॉज ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, ठीक है. तो ग्रेविटी की जब बात होगी समझ जाना, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया है? अर्थ का, और दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है, ठीक है. इसको बोलते हैं ग्रेविटी. सो दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस. ये छोटा सा अंतर है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटी में. तो बच्चे इनको समझ नहीं पाते हैं और रट्टा मारते हैं कि यही ग्रेविटी है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है. नो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ. मैं अर्थ पे कोई काम करने जा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां देखो कीवर्ड क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका मतलब क्या है? हम अर्थ की बात करेंगे, ठीक है. अब हम अर्थ के बारे में करने वाले हैं बात. तो ग्रेविटी, मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज एन अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर. और यहां पर हमने क्या किया? ये इसका सरफेस है, ये सेंटर है. आपको पता हम लोग कहां पर रहते हैं? आउटर सरफेस पर रहते हैं, ठीक है. बहुत लोगों को लग रहा है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं. नहीं, दिस इज द सेंटर. वी आर लोकेटिंग पेरीफेरी. हम इसकी आउटर सरफेस पर रहते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए ये हम यहाँ पर हैं, वी आर, यहाँ से मैंने एक स्टोन को ऊपर फेंका और ये स्टोन जाता है यहाँ पे, और स्टोन जो है कुछ समय के बाद ये दोबारा से यहीं पर फोल्ड हो जाएगा. ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने इसको ऊपर फेंका और फिर नीचे आ गया, ठीक है. ये ऊपर से गया फिर नीचे आया. क्यों आया? ग्रेविटी के कारण. ग्रेविटी ये क्या है? फोर्स होती है. किसके बीच में? अर्थ के बीच में और कोई दूसरी बॉडी. तो यहाँ पर अर्थ हो गया फर्स्ट बॉडी, दिस स्टोन इज द सेकंड बॉडी. एक फोर्स लगी, उसका नाम क्या रखा था हमने? ग्रेविटी. अच्छा, जब ये स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसके पास कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी सर. ये ऊपर जा रहा था तब भी कुछ स्पीड थी इसके पास. जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है?
डिक्रीज, अगर इंक्रीज होगी तो और आगे बढ़ना चाहिए था इसको, तो क्या होगा, ये जाएगा, इसकी स्पीड 4 थी, 3 2 1 0 रुकी, फिर यहाँ से क्या होगा, फॉल, ठीक है, फिर यहाँ से स्लो आएगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यस बढ़ेगी। तो बेटा जो फॉल हो रहा है, तो फॉल यहाँ से जो फॉल है, गिरना, ये फॉल कैसा है, क्या इसको कोई रोक रहा है यहाँ पे, नहीं है, हमने तो इसको रोका नहीं इसे करके। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, ठीक है, और ये फॉल हम करा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल, मतलब इसके बीच में कोई रुकावट नहीं है, इसको हम नाम देंगे फ्री फॉल के नाम से। दिस इज फ्री फॉल एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल केस इन योर क्लास। हमें फ्री फॉल पढ़ना है। फ्री फॉल सर कैसे पढ़ें, एटमॉस्फेयर में तो एयर होती है, ठीक है, यस एयर इज प्रेजेंट, पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में मान रहे हैं कि यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है। आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इन अ लैब, मान लो मैं लैब में कर रहा हूँ, कांच के गिलास में ऊपर उछाला फिर नीचे आ गया, लेकिन एयर जो है अगर कोई बड़ा पार्टिकल है उस पर डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएगी। अगर कोई कागज़ का टुकड़ा है तो उस पर तो ऐसे ऐसे करके घूमता हुआ आएगा वो, उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने इसको उछाला, क्या इसमें कोई डिस्टर्बेंस कर पाएगी एयर, नहीं कर पाएगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि यहाँ पर रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, स्टोन ऊपर गया और फिर धड़ाम से क्या आ गया, नीचे आ गया, इसको बोलेंगे फ्री फॉल, मतलब कोई रुकावट नहीं है फॉलिंग में, फ्री फॉल हो रहा है, फ्रीली हो रहा है फॉल। इस फ्री फॉल की कंडीशन को समझेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा, इसका जो मास है, इसका मास कुछ भी हो, ठीक है, अगर मैंने इसको 5 किलो का मान लो ये स्टोन है, या 10 किलो का कुछ भी है, इसको समझने के लिए आज मैं गिव यू एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ डस्टर, ठीक है, और दिस इज अ चौक, दोनों में किसका वजन ज़्यादा होगा आपके हिसाब से, डस्टर में होगा, लेकिन इन दोनों को अगर मैं साथ छोड़ूं, दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे, समझ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिया है इसके मास पे कोई वैल्यू मैटर ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है सर, उसको देखेंगे। इसका मास आप 2 किलो लें, 5 लें, 10 लें, 1 रुपये का सिक्का लें, ठीक है, और साइड में 10 किलो का वाट ले लें, और दोनों को ऐसे रखें, साथ छोड़ें, 1 रुपये का सिक्का और 10 किलो का ये स्टोन, दोनों एक साथ ही ज़मीन को हिट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये स्टोन जो है इसका वेट ज़्यादा है, सिक्के का वेट कम है, दोनों एक साथ नहीं आ रहे, सॉरी दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं, दिस इज अ स्मॉल स्टोन, दिस इज अ बिग स्टोन एंड दिस इज अ सरफेस, बोथ विल रीच ऑन द सेम टाइम, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। दिस इज अ अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास मैं लेता हूँ m, ये हमारा अर्थ है, इसका मास है कैपिटल M, ओके सर। यहाँ पर एक फोर्स लगी, उस फोर्स को मैंने क्या मान लिया, F, ठीक है, दिस इज द फोर्स जो इसको खींच रही है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हमने देखा था, पीछे हमने पढ़ा था m1 m2 अपॉन में r², ये हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक m जो है वो अर्थ का होगा, दूसरा m किसका था, स्टोन का, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि जो स्टोन है या कोई पार्टिकल है उसके वेट पे तो ये ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इसके वेट को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। क्यों, इसका कोई यूज ही नहीं रहा। आपने क्या कहा, मैंने इसका वेट बढ़ाया और कम लिया, दोनों को लिया, दोनों फिर भी बराबर टाइम पे कर रहे हैं, इसका मतलब इसके मास पे क्या ग्रेविटी डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही। तो एक रूल होता है, जिस पे ग्रेविटी डिपेंड नहीं कर रही है उसके मास को आप निकाल दीजिए। तो मैंने यहाँ से m1 निकाल दिया, ठीक है, कुछ भी निकाल दो एक, और इसको लिख दो मास ऑफ अर्थ। अब किसका मास बचा, केवल अर्थ का बचा, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ये क्या है, डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है, ये यहाँ से कि यहाँ से, सेंटर से। ध्यान से सुनना, जब भी आप ग्रेविटी निकालोगे ना बेटा, जो सेंटर होता है अर्थ का, वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये कितनी होती है, लगभग 6400 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये सेंटर से डिस्टेंस होती है। तो सर इसको काउंट नहीं करेंगे, ये कितना जाएगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है अपने आप में, ठीक है, बहुत माइन्यूट है, इसके लिए इसको हम ये कंसीडर करते हैं। तो अब ये क्या आ गया, वही वाली कहानी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको रिमूव करेंगे, हाँ यस करेंगे। इसको रिमूव जब करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा स्मॉल g,
mE/r²। ये जो स्मॉल जी है ये क्या है सर, व्हाट इज दिस स्मॉल जी, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसका नाम है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने यहाँ पर देखा था अभी स्टोन को ऊपर फेंका है, ये नीचे आ रहा है, नीचे जब आ रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी स्पीड जब बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन जो है किसकी वजह से आया है भैया, ग्रेविटी की वजह से तो आया है। एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर देखो इसकी स्पीड थी 1, इसको और खींचा 2 3 4, कौन खींच रहा है, अर्थ। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी वाली फोर्स। ग्रेविटी वाली फोर्स की वजह से इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन आ रहा है। तो एक्सीलरेशन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी। तो यहाँ पर शब्द लिखा एक्सीलरेशन ड्यू टू, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो जो स्मॉल जी है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, इधर इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, F/r² अपॉन में मास ऑफ अर्थ इक्वल टू जी। ये जब आप निकालोगे आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी। ध्यान से देखो सर कैसे आ गई, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।